किसी के हवाले करा दिया जाता है, उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम करते हैं। केंद्र और प्रदेश में कोई सामंजस्य नहीं है। इनका एक ही नीति है कि गुजरात मॉडल से ऐसी स्थिति बना दिया जाए जहां पैरा टीचर्स की हो, रेगुलर टीचर की भर्ती न हो, ओपीएस न देना पड़े, और एक स्थिति ऐसी बन जाए कि ये सारे स्कूल की योजना भी है कि संकुल स्तर ब्लॉक स्तर पे केवल कर दिए जाए, और उद्योगपतियों को सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो जनता के उन पसीने से, टैक्स के पैसे से बने हैं, सौंप दिए जाए। और इनको बहाना चाहिए, तमाम इस तरह से तुगलकी आदेश लाते हैं जिनका अनुपालन संभव नहीं। ऐसे ऐसी चीजें करेंगे कि छात्र का वहां पर नामांकन कम हो जाए, शिक्षकों को यह कहा जाएगा कि अब तो छात्र नहीं है तो शिक्षकों की भर्ती क्यों होगी, रोजगार छीना जाए, शिक्षा को इस तरह से प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दिया जाए कि उसमें कोई गुंजाइश, सरकारी कोई व्यवस्था है जिसमें शिक्षा इनका कोई जिम्मेदारी रह जाए। तो ये है, ये गुजरात मॉडल है जो धीरे धीरे पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इससे हमारे पूरे समाज को सतर्क रहना होगा, नहीं तो बड़ी ऐसी स्थिति आने वाली है कि पूरे समाज में हम लोगों को केवल बदनाम करने का काम कर रहे हैं, और इनकी जो छुपा है ये पूरा शिक्षा का शिक्षकों का, शिक्षा मित्र का, सबका ये यहाँ से उसका बिस्तर बांधना चाहते हैं और अपने धन पशुओं के, अपने व्यापारियों के हवाले इस व्यवस्था को करने का षड्यंत्र रचा गया, जिसके तय किए हैं और उसी पे चल रहे हैं। ये आने वाले समय में अगर हम सचेत नहीं हुए, अपने अधिकारों के लिए लड़े नहीं, तो ये सरकार हमें कुछ देने वाली नहीं। और का धरना होना चाहिए था, आपने उसको कोट किया, मैं भी इससे दुखी हूं किन परिस्थितियों में टला, लेकिन आगे जो भी कार्यक्रम होगा, चाहे 6 का कार्यक्रम हो या और भी जो निर्णय होगा, कमेटी बनी है, अगर निर्माण माफी रिपोर्ट नहीं आई हम लोगों के, तो फिर आंदोलन का बढ़ेगा और इस बार आर पार की लड़ाई, इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक पूरे अधिकार नहीं दे दिए जाएंगे, चाहे वो 27 का चुनाव हो, चाहे के बाद के चुनाव हो 29 का, लेकिन हम अपने अधिकारों के लिए वो उचित मौकों पर जवाब देंगे। और इनको हमारी बातों को समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, नहीं तो हम सत्ता को बदल के ही उन बातों को मनवाने का मादा रखते हैं। 6.5-7 लाख लोगों का परिवार है, सरकार भी कह रही है 5 का ही औसत जोड़िए तो 35 लाख की संख्या, 35 लाख के बुद्धिजीवी वर्ग जिस समाज में अपनी बात को रखेगा, सत्यता को बताएगा, एक परसेप्शन बनेगा और लोग समझेंगे, उस दिन इस सरकार को हमारी बातों को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। और शिव कुमार मिश्रा जी और पैनलिस्टों का हमने प्रथम बार परिचय रहा, बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात रही। आगे भी अवसर मिलेगा तो हम इससे जुड़ेंगे, बड़ी खुशी हुई। आप सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। विक्रम सिंह, एक छोटी सी बात बताओ, विनय सिंह जी के पास पहुंचेंगे। विक्रम सिंह, हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंडक्ट की आपकी डेट 5 अगस्त लगी है, तो क्या है उसका आपके पास नॉलेज, और क्या सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख वारीख के बारे में क्या तैयारी है? पूरे अनुदेश जी सर, 5 अगस्त को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिसंबर 2022 को जो आदेश दिया था कि उसी को लेकर हम लोगों ने माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था, और उसी की डेट 5 अगस्त को लगी है, अब सोमवार को। अब देखिए, हम लोग तो हर तरफ से, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे मीडिया हो, हर तरह से हम लोग अनुदेशकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं कोई ऐसा कसर हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखिए, माता रानी का कब आशीर्वाद हो, ये हम लोग देखेंगे। तो 5 और 6 काफी क्रूशियल दिन है हम लोग के लिए। 5 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 6 तारीख को परियोजना कार्यालय में। जी सर। विनय जी, आपने सबकी बात सुनी, और कुल मिला के क्योंकि आप एक जिम्मेदार हैं और एक बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, इन सब बातों को लेकर जो नाराजगी है, मैं तो चाह रहा हूं कि
संयुक्त मोर्चा की कमान आप जैसे लोगों के हाथ में हो, जिससे मोर्चा पूरी ताकत से लड़ाई लड़े, ऐसे लोगों के हाथ में। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की कुछ प्रॉपर खबरें साझा करेंगे। सभी साथियों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। ना रहे जो कमजोर हो, जब वक्त पड़े या सरकार की तरफ से एक फोन आ जाए और वो घन घना कर अपना फोन बंद कर ले और फिर कह दें कि हमें नहीं मालूम क्या होगा, तो ऐसे में आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। लोग बड़ी कातर भाव से आपकी ओर देख रहे हैं। एक एक आंदोलनकारी आपकी ओर देख रहा है, एक एक शिक्षा मित्र देख रहा है, एक एक अनुदेशक देख रहा है, एक एक वो शिक्षक देख रहा है जो ऑनलाइन अटेंडेंस का भार सहन नहीं कर सकता। तो ये बात जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे जी ने सदन में रखी, मैं उनका प्रशंसक हूं कि वो शिक्षक की पीड़ा कितनी आसानी से समझी। सबसे बड़ी बात तो ये है, सरकार अपने गिरेबान में नहीं झांक रही है कि जिस शिक्षक से हम 32 काम लेते हैं उसे ऑनलाइन हाजिरी में फंसा कर क्या कामों में फंसाना चाहते हैं, या फिर उससे शिक्षा कराना चाहते हैं, या उससे काम कराने के लिए उसे एक तरफ करना चाहते हैं। विनय सिंह निशा जी, वास्तव में नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी बिल्कुल अलग तरीके के व्यक्ति है। और उन्होंने कल कहा भी, उनकी बात मुझको जिंदगी भर नहीं भूलेगी, कि मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं, मैं केवल उन बातों को सदन के सामने रख रहा हूं जिसपे सदन को इसके बारे में अवगत होना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अनुदेशकों के बारे में, शिक्षा मित्रों के बारे में थोड़ा सोचिए कि 10,000 रुपए मात्र पाते, 9,000 रुपए मात्र पाते, इनका क्या होगा, कैसे गुजारा। बड़ी साफ गोई सुनो, एक एक बात रखी, ऑनलाइन अटेंडेंस की बात रखी और जो ड्रेस का पैसा आता उसकी बात रखी। वास्तव में उन्होंने जो हम लोग की पीड़ा थी काफी कुछ सदन में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते रखी। एक बात में विक्रम जी ने जो विनय सिंह जी, अब तक ऐसा रहा है सरकार से पहले 2014 से पहले, अगर नेता प्रतिपक्ष ने सदन में बयान दे दिया किसी मुद्दे को, आप भी शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, लखनऊ में रहते हैं, और मुझे लग रहा है कि जो आपका बैकग्राउंड है उस हिसाब से राजनीतिक माहौल में घिसे पिटे है, तो कभी भी मुख्यमंत्री ने उस मुद्दे को चाहे थोड़ा छुआ हो लेकिन उस पर संज्ञान लिया। क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार संज्ञान लेगी? इस सवाल को बाद में आप अपने में इसी में जोड़ लीजिए। नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। कारण क्या कि अगर नेता प्रतिपक्ष का एक बहुत मजबूत पद होता है, पक्ष अपोजिट विपक्ष पूरे विपक्ष का नेतृत्व करता है, और अगर नेता प्रतिपक्ष न है तो सदन की मनमानी चलती रहती है, तो नेता प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा योगदान होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो नेता प्रतिपक्ष सदन में उठाता है, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी या जो चेयरपर्सन होते हैं उस बात को समझते हैं, जानते हैं, नोट करते हैं, उस पर कार्रवाई भी बनती है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री उसका जवाब भी देते हैं। मगर बड़ा ताजुब की बात है, इस बार ना तो अनुदेशक के उसमें, ना तो ऑनलाइन अटेंडेंस के उसमें, ना तो शिक्षा मित्र के बारे में, ना तो बेसिक के शिक्षकों के बारे में कोई भी जवाब दिया गया। हाँ, एक उससे पहले एक दिन जवाब दिया गया जो हम लोग का ओपीएस का मामला था, उसके बारे में उन्होंने बताया। अब वो तो वाजिब बात है, उनको बताना था ही, वो तो बहुत लेट कर दिया, वो तो उसी दिन को बता देना चाहिए था जिस का आदेश हुआ, मगर इसको इन्होंने बताया बस, बाकी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। एक बात अभी विक्रम जी ने घेराव की बात कही है, तो होता क्या है ना कि जैसे हम एफआईआर कराने जाते हैं, तो एफआईआर कराने में अगर कोई चीज चोरी हो गई है या गिर गई है, तो गिरने और चोरी होने बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप किसी चीज को एफआईआर कराने जाते हो और वहां एप्लीकेशन देते हो चोरी हो गई है, तो पूरी ताकत लगाएगा वहां का जो थानेदार होगा या वहां का जो मुंशी होगा, वो एफआईआर नहीं करेगा। और जब आप उससे कहो गिर गई है तो तुरंत एफआईआर कर। मोबाइल गिर गया है तुरंत कर लेगा, मोबाइल चोरी हो गया है नहीं करेगा। चोरी हो जाने में उनकी जिम्मेदारी तय हो जाती है, उनको ढूंढना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, जवाबदेही बनती है। और गिर गया है तो खो गया, तो भाई खोने का उन्होंने लिख लिया। तो इसमें क्या है कि विक्रम जी ने जो एक नोटिस दिया उसमें घेराव शब्द है, प्रदर्शन और घेराव दोनों जस्ट अपोजिट शब्द हैं। जब घेराव की बात कही और वहां पे मामला पहुंचा, तो घेराव का मतलब मिश्रा जी आप समझिए कि चारों तरफ लोग कवर्ड कर देना है, जो अंदर वो अंदर, जो बाहर वो बाहर। तो जब तक हम नहीं हटेंगे तब तक आप अंदर ही रहो, अंदर ही आपका सारा खाना पीना नाश्ता पानी सब अंदर ही होना, बाहर नहीं निकलना। ये होता घेराव। इसीलिए इनकी नोटिस जाने पे जहां घेराव शब्द आया इनके विषय में, तत्काल संज्ञान लिया गया और इनके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया। अब इस दबाव को विक्रम जी को किसी भी कीमत पे झेलना है,
और उसके लिए हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हमारा S4 की टीम खड़ी है, हमारे PSPSA की टीम खड़ी है, मनोज राय जी हैं, बाकी जितने पैनलिस्ट हैं, वो बहन जी जुड़ी है शिक्षा मित्र, वो भी साथ में है। वो तो एक दिन पहले आ जाएंगे कह रही थी आपसे। तो ये दबाव आपको पड़ेगा, पूरा प्रेशर डाला जाएगा कि आप इसको बैक कीजिए। बहुत सारे लॉलीपॉप अभी 1-2 दिन के अंदर सोमवार तक आपके सामने आएंगे। इसको कैसे करना है वो विक्रम जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ये पुराने वो हैं, इनको एक एक चीज मालूम है, कहाँ आश्वासन देना है, कहाँ वो करना है। बाकी हम लोग अपना चर्चा करेंगे। एक बात अभी और आई, खुलेआम नकल और सपुस्तक प्रणाली। मिश्रा जी, सपुस्तक प्रणाली के बारे में लोग कहते हैं, मैंने जो उसके बारे में बहुत अनुभव के बाद मैं बता रहा हूं, जहां सपुस्तक प्रणाली की बात कही गई, अगर इसकी गहराई पर आप जाइए, आप अगर किसी भी विषय में बिल्कुल नहीं जानते हो और आप सामने 4 पुस्तकें दे दी और आपको 3 घंटा पेपर करना हो, तो आपको पता ही नहीं, आप ढूंढोगे कहां उसमें। तो सपुस्तक प्रणाली वास्तव बहुत कठिन थी, हम लोग इसे गलत रूप में देख रहे हैं। सपुस्तक प्रणाली में है जो बच्चा पढ़ेगा वही तो पेज खोज पाएगा, वरना तो उसका क्वेश्चन खोजने में ही उसका 3 घंटा निकल जाएगा।